मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोलने की आवाज़ आई। मैं अपनी चप्पल पहन के फ़ौरन बाहर भागी। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मैंने देखा भाभी रोती हुई अंदर आई और भागते-भागते अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, जबकि मम्मी उनके पीछे बहुत मुतमईन सी अंदर आई। मैंने जब मम्मी से भाभी के रोने की वजह पूछी, तब वह मुझसे कहने लगी कि वो ड्रामा कर रही है। तुम इस पर ध्यान ना देकर अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि भाभी तो इतनी अच्छी है, उन्होंने कभी किसी किस्म का ड्रामा या मक्कारी नहीं की, तो फिर मम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं? ये सोचती हुई मैं परेशान सी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। पूरा दिन यूं ही खामोशी से उदास सा गुजरा था। पूरे दिन भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी और मेरी परीक्षा आने वाली थी, तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मजबूरन खाना भी मम्मी को ही बनाना पड़ा। ये मेरे लिए आज के पूरे दिन का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जब से भाभी शादी करके आई थी, उन्होंने मुझे और मम्मी को किचन में कदम रखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो किचन का सभी काम खुद ही बहुत अच्छे से करती थी। मेरे भाई किसी और शहर में जॉब करते थे, वो कल आने वाले थे। अक्सर भाई जब आते थे, तब भाभी अपने हाथ से उनके लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाती थी और फिर बाद में खुद भी अच्छे से तैयार होकर उनका इंतज़ार करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे ये मामला, क्योंकि मुझे पता था कि क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा था। लेकिन मैं चुपचाप ये सब होता हुआ देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सख्ती से ये सब बताने से मना कर दिया था और भाभी खुद को कमरे में बंद किए हुए बैठी थी। सुबह हो गई, दूसरा दिन भी ऐसे ही चलता रहा। भाभी ने खुद को कमरे से नहीं निकाला और आज खाना भी मम्मी ने खुद ही बनाया। रात जब भाई घर आए, डाइनिंग टेबल पर भाभी को नहीं पाकर वो मम्मी से उनकी ना होने की वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हड़बड़ाकर बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हैरान होकर मम्मी को देखा, तो मम्मी ने मुझे घूर कर चुप रहने का इशारा किया। मैं भी खामोश हो गई। मैंने सोचा कि चलो भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करने के बाद सच वैसे ही सामने आ जाएगा। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी का कमरा अंदर से बंद था। भाई को अंधेरे में घबराहट हुई, तो वो जल्दी से डुप्लीकेट चाबी लेकर आ गए और रूम खोलने लगे। भाई जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि भाभी अभी तक सो रही है। भाई ने जल्दी से अपना रूम अंदर से लॉक किया और उनके पास चले गए। मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई थी और जब वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि भाई बहुत गुस्से में मम्मी के कमरे में गए, लेकिन मुझे देखकर कहने लगे, छोटी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से अकेले में बात करनी है। मैं भाई का हुक्म सुनते ही एकदम कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मुझे कल से भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी, जिसको सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कि भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से से मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी आपको भगवान का वास्ता, आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दो, वो बहुत सीधी है, वो बहुत सुशील है, आप उससे ऐसा काम मत करवाओ। जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो वो खुद दे देगा। लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप मेरी पत्नी को किसी 2 टके बाबा या किसी गली मोहल्ले के पंडित के पास लेकर गई, तो याद रखिएगा मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाऊंगा और ये घर भी छोड़ दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं है। भाई के घर छोड़ने की बात पर मम्मी फौरन रोने लगी और कहने लगी कि बेटा ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, तुम्हारी संतान का मुंह देखने के लिए ही तो ये जतन कर रही हूँ। लेकिन बेटा तुझे अगर पसंद नहीं तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी दोबारा उसे। लेकिन बेटा देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू ये घर छोड़कर मत जाना, मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। भाई मम्मी की बात सुनकर ठंडे पड़ गए और मम्मी को गले लगाकर बोलने लगे कि मम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन याद रखें कि मेरी पत्नी बहुत सीधी, सुशील और पवित्र है, उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान के लिए उसे किसी के सामने ना लेकर जाएं। मम्मी ने हाँ में सर हिला दिया। भाई उनका माथा चूमकर अपने कमरे में चले गए। भाई के जाते ही मैं दरवाजे के पीछे से निकलकर अपने रूम में चली गई, लेकिन कमरे में आते ही मैं लगातार अपने कमरे के चक्कर काटने लगी।
मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या आखिर मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही है? मम्मी भाभी को आखिर किस पंडित बाबा के पास लेकर गई? क्यों? भाई बार बार एक ही बात किए जा रहे थे। मम्मी, मेरी पत्नी बहुत पवित्र औरत है, वो ये सब नहीं कर सकती, उसे ये अच्छा नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो दाल में काला है। ये मेरे दिमाग में एकदम आया कि कहीं मम्मी भाभी से कुछ गलत काम तो नहीं करवा रही। ये सोचते ही मैंने एकदम अपनी सोच को ना में बदला कि ऐसा नहीं हो सकता। भला मम्मी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेगी? भला मम्मी अपने ही बेटे का घर क्यों खराब करेंगी? लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो भाई बार बार मम्मी से ऐसा क्यों कहते कि मेरी पत्नी बहुत पवित्र है, बहुत सुशील है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी और आखिर मैं इन सब सोचों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सर झटक कर पढ़ने बैठ गई। भाई ने हमारे साथ पूरे 10 दिन गुजारे और अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर चले गए। दिन यूं ही गुजरने लगे, लेकिन अब सब पहले जैसा होने लगा। मम्मी उस दिन भाई की दी जाने वाली धमकी के बाद भाभी को किसी भी पंडित या बाबा के पास लेकर नहीं गई थी, इसलिए भाभी बहुत खुश और मुतमईन सी रहती थी। भाभी अब हर काम पहले की तरह करने लगी थी और मेरे साथ भी बहुत अच्छा समय बिताती थी। लेकिन मैं जब भी उनसे उस बात का पूछती जिस दिन वो रोते हुए घर आई थी, तो वो घबराकर बात बदल देती और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती। मुझे उनके इस व्यवहार से बहुत हैरत होती कि आखिर भाभी इस तरह घबरा क्यों रही है और मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ मम्मी का व्यवहार भी मुझे हैरत और परेशानी में डाल रहा था। वो अक्सर भाभी के कमरे में घुसकर अब पता नहीं क्या-क्या करती रहती, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती, तो मम्मी और भाभी दोनों ही घबरा जाती। बल्कि मम्मी तो मुझे कभी-कभी बातें भी सुना देती और कभी-कभी तो कमरे से निकल जाने का भी कह देती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और हैरत में भी थी कि आखिर ऐसा कौन-सा राज चल रहा है। मम्मी और भाभी अपना व्यवहार ऐसा क्यों कर रही हैं, जैसे ही कोई राज छुपा रही हों। कुछ तो बात है, कुछ तो था ऐसा जो गलत था। कुछ तो था ऐसा जो मम्मी हम सबसे छुपाकर भाभी से करवा रही थी। लेकिन वो आखिर ऐसा कौन सा राज था? मुझे अक्सर ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा परेशान रखते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासूम सी भाभी के साथ कुछ हो, लेकिन मुझे सच भी तो नहीं मालूम था। ना मैं ऐसा कैसे किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकती थी। इसलिए मैंने मजबूर होकर खामोशी से सही वक्त का इंतज़ार करना सही समझा। अब घर कल मुझे बहुत ज़्यादा घुटन सा लगने लगा था। भाभी घर का काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती। भाभी ने अब मेरे पास बैठना भी बंद कर दिया था और उसकी वजह यही थी कि वे जब भी मेरे पास बैठती तो मैं वही सवाल करने लग जाती। इसलिए उन्होंने मुझसे अब दूरी बनानी शुरू कर दी थी। जबकि मम्मी तो गुस्से में घूमती रहती थी, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा ना हो रहा हो, जैसे उनका कोई भी काम पूरा ना हो रहा हो। लेकिन मेरे पूछने पर मुझे सख्ती से डांट दिया करती। मैं बहुत बेसब्री से भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने 2-3 बार भाई को कॉल करके कहा भी कि भाई इस बार प्लीज़ जल्दी घर आ जाएं। लेकिन भाई ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे बुलाने पर एकदम घर आ जाता, लेकिन इस महीने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ भी छुट्टी पर घर गए हैं, इसलिए मैं चाह कर भी नहीं आ सकता। बेटा बस कुछ दिन की तो बात है, फिर मुझे आना ही है, फिर हम बैठकर आराम से बात करेंगे। भाई की मजबूरी को देखते हुए मुझे चुपचाप रहना पड़ा। मैं चुपचाप भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन मम्मी की दोस्त मिठाई का डब्बा हाथ में लिए घर आई। मम्मी से मिलकर वो मम्मी को आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगी। मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल भी सही नहीं लगी, बल्कि उनकी सारी ही हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। जबकि मम्मी भी उनकी इस अजीब सी हरकत में उनका पूरा साथ दे रही थी। जबकि उनकी यही चीज़ मुझे चौंक जाने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी तभी भाभी नाश्ते से भरी ट्रे लेकर आई। भाभी ट्रे रखने के बाद उठकर जाने ही लगी थी, तभी मम्मी की दोस्त पूनम आंटी ने उनका हाथ जोरों से पकड़ लिया। भाभी ने उनको सवाल भरी नज़रों से देखा। आंटी पूनम के कुछ भी बोलने से पहले मम्मी बोल पड़ी,
कि पिंकी बेटा थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी फ्रेंड आपसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी और उनकी दोस्त बार बार नज़रों से बात कर रही थी और फिर उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट गए थे। आंटी पूनम भाभी का हाथ पकड़कर मगरूर व्यवहार से कहने लगी कि देखो, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ मेरी बेटी की शादी को, और मेरी बहू ने मुझे दादी का सुख दे दिया। अपनी शादी के पहले ही साल मेरी बहू ने मेरी गोद में एक सेहतमंद पोता डाल दिया। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। आंटी पूनम का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे वो भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। भाभी बेचारी सर नीचा करके सुन रही थी। वो और कर भी क्या सकती थी। इतनी ही देर में मम्मी की फ्रेंड बोल पड़ी। अब वो बकायदा भाभी से पूछने लगी, तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई अभी तक? भाभी उनका सवाल सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वो नजरें झुकाए ना में सर हिलाने लगी। आंटी पूनम फिर से भाभी का चेहरा छूकर कहने लगी, बेटा हो तो तुम बहुत खूबसूरत, कोई ऐब भी नजर नहीं आता। तो फिर आखिर क्या बात है कि अभी तक तुम खाली दामन हो? फिर वो एकदम चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या तुम बांझ हो? उनका सवाल सुनकर भाभी रोने लगी और कहने लगी कि आंटी, ऐसा नहीं है, जब भगवान को मंजूर होगा तब भगवान मेरी झोली जरूर भरेंगे। जबकि आंटी भाभी की बात सुनकर अपना चेहरा मुरझाकर बोली कि बेटी, दुआ के साथ साथ दवा और दम फूक की भी जरूरी है, लेकिन आजकल की नस्ल को कौन समझाए। उनकी बात सुनकर भाभी अपनी आंखों से आंसू साफ करके अपने कमरे में चली गई। आंटी भी मम्मी से मिलकर एकदम चली गई। आंटी पूनम के जाने के बाद भाभी थोड़ी देर में ही अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आई और अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मम्मी, मैं राजी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, बस ये बात किसी भी तरह आकाश को पता न चले। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला किया, और भला मैं क्यों बताऊंगी अपने बेटे को, बल्कि तू ये ख्याल रखना कि किसी भी तरह ये बात उसके कानों तक ना पहुँचे। भाभी रोते हुए मम्मी से कहने लगी कि बस मुझसे अब और बांझपन के ताने नहीं सहे जाते, बस इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है, और आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी भी तरह ये बात आकाश को पता नहीं लगने दूंगी। भाभी ये कहते हुए और रोते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई। जबकि भाभी के जाते ही मम्मी भी हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मम्मी का ये व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं भी मम्मी के धीरे से पीछे जाकर उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं अंदर झांकने लगी थी कि मैंने सुना कि मम्मी कह रही थी कि वाह पूनम, क्या एक्टिंग की है तूने, देख तेरा नाटक काम आ गया। तेरे जाते ही मेरी बहू मेरे पास आ गई और वो करने के लिए राजी हो गई जिसके लिए शायद मैं उसे कभी राजी नहीं कर सकती थी। देख पूनम, तेरी एक चाल में ही मेरी बहू उस बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अरे तुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा क्या? मेरी बहू उन बाबा के पास जाने के लिए मान गई है। मम्मी खुशी खुशी बोले जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और यहाँ खड़ी रही तो मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरे लिए ये सोचना ही जान का बवाल था कि मम्मी ने किस तरह भाभी को अपने इस घिनौने जाल में फंसाया था। भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? मैं यही सब सोचते हुए मगन थी जब मुझे मम्मी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी उनके दरवाजे से निकलकर एकदम अपने कमरे में आ गई। भाभी के कमरे में जाकर मम्मी ने भाभी से कहा कि कल शाम को तैयार रहना, हम 5 बजे बाबा के पास चलेंगे। मम्मी और भाभी तो रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन ना तो मुझसे खाना खाया गया और ना ही मुझे पूरी रात नींद आई। मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही और बस यही सोचती रही कि आखिर कल मम्मी भाभी के साथ क्या करने वाली है, आखिर वह क्या करवाना चाहती है भाभी से। इन्हीं सोचों में मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। देर रात सोने की वजह से सुबह मेरी आंख बहुत ज़्यादा लेट में खुली। मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर भागी। मुझे ये सोचकर परेशानी हो रही थी कि कहीं मम्मी भाभी को लेकर चली तो नहीं गई, लेकिन जब मैं आंगन में गई तो मैंने देखा कि भाभी वहीं है। ऐसे ही टेंशन में वक्त गुजरता गया।
शाम हो गई। शाम मैंने देखा कि भाभी तैयार खड़ी हुई मम्मी का इंतजार कर रही है, जबकि मम्मी पता नहीं किससे अंदर कमरे में बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई और भाभी से कहने लगी, अब तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की ये बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई, आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दी। फिर मैंने सोचा कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का डर बैठ गया होगा। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मम्मी एक बड़ी सी पोटली उठाए घबराते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आप इस तरह कहाँ जा रही हो, तो मम्मी फौरन से गुस्से में बोली कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी, तुम मेरी बेटी हो ना कि मैं तुम्हारी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं मम्मी का ये व्यवहार देखकर बहुत हैरान हुई और फिर चुपचाप किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद मैं वहीं पर बाहर बैठकर चाय पीने लगी। अभी मैंने 2-4 घूंट ही पिए थे कि मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सीधे भाभी के कमरे में चली गई। मैं भी अपनी चाय वहीं छोड़कर उनके पीछे भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी ने अपने दुपट्टे से एक बोतल खोलकर भाभी को दी। वो कहने लगी कि बाबा ने ये तेल दिया है और वो बोल रहे थे कि ये तेल उन्होंने बांझ औरतों के लिए तैयार किया है। न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बनाया है ये तेल। बाबा कह रहे थे कि तुम्हें रोजाना ये तेल अपने पेट पर लगाना है। देखना कि कुछ ही दिनों में गर्भवती हो जाओगी। और सबसे अहम बात कि बाबा जी ने इस तेल पर मंत्र पढ़कर फूके हैं। कह रहे थे कि अगर किसी का पति नामर्द हो तब भी उसकी पत्नी ये तेल लगाने से गर्भवती हो जाएगी। भाभी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन करके ये तेल लगा लिया, लेकिन मुझे मम्मी के उस बाबा की किसी भी बात पर यकीन नहीं था और ना ही उस जड़ी बूटियों वाले तेल पर। आखिर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल साइंस नहीं बना पाई है। ये तो सरासर झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी भाई के जोरदार नमस्ते करने की आवाज़ से मैं होश में आई और खुशी से उनके गले लगकर झूल गई। भाई मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया कि बस मुझे आपसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब कहा था। अब घर का माहौल खुशगवार हो गया था। मम्मी भाई से छुपकर वो तेल रोज़ भाभी को लगा रही थी और भाभी भी चुपचाप से वो तेल लगवा लेती थी, क्योंकि वो भी माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी से मम्मी के पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। मम्मी खुशी से भाभी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से बोली कि देखा बाबा जी के तेल का करिश्मा। भाभी जोर जोर से हाँ में सर हिलाने लगी, लेकिन मेरे लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। भला ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए भाभी के कमरे में गई और वो तेल चुपके से अपने दुपट्टे में छुपाकर अपने कमरे में चली आई। अब मैंने मम्मी और भाभी से छुपकर वो तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिससे मेरी आंखें बाहर को आ गई। मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया हो, जैसे मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैं सच में गर्भवती हो चुकी थी। यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक तेल की बदौलत ये कैसे मुमकिन था। इसलिए अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं वो तेल भी साथ ले गई और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैं सीधा लेबोरेटरी गई और वहां के डीएन से बात करके 4-5 एक्सपीरियंस टीचर की निगरानी में उस तेल का टेस्ट करवाया। टेस्ट में जो राज मेरे सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति भूल चुकी थी। मैं हैरत से दंग बस उस तेल को देखे जा रही थी। मैं जल्दी से वे तेल पकड़कर अपने कमरे में भागी। मेरा नाम दिशा है, मैं एमबीबीएस पढ़ रही थी। हम 2 भाई बहन हैं। मेरे पापा 6 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। मेरे भाई की शादी मेरे पापा के दोस्त की बेटी से हुई थी। गर्भवती होने के बाद जब मैं तेल टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी पहुंची तो मुझे मालूम हुआ कि वह सातासा गोली का तेल है।
इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई शामिल नहीं है। इस बात ने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया। इसलिए मैं तेल पकड़कर जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी में मैं सीधा हॉस्पिटल आई और सीधा अपने टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको लगातार उल्टियाँ आ रही हैं। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई कि एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मैं भी इन बातों पर यकीन कैसे कर सकती थी। डॉक्टर के बताने के बाद और उनके इंस्ट्रक्शन लेकर मैं घर वापस आ गई और आते ही भाई के सामने मम्मी और भाभी को बुलाकर इस तेल की सच्चाई बताने लगी। मम्मी तो ये सब सुनते ही सदमे में चली गई, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से ही बाबा कोई फरेबी लगता था। जब मैं पहली बार उसके पास गई तो वो शख्स कभी मेरे हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपने बाजू रख देता। मैंने मम्मी को ये सब बताया, लेकिन मम्मी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मम्मी का भरोसा टूटा तो वो रोते हुए कहने लगी कि मैं तो अपने बेटे की संतान देखने की खातिर इतनी अंधी हो गई थी कि उस फरेबी बाबा को पहचान नहीं सकी। ये मामूली सा तेल उसने मुझे 3 तोले सोना और 2 लाख लेकर दिया। मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी। आखिर मैंने ये क्या कर दिया? हाय मेरी दौलत! और हम अफसोस से एक दूसरे को देखने लगे। भाभी ने एकदम उस ढोंगी और फरेबी बाबा के खिलाफ रिपोर्ट करवाई, क्योंकि उस बाबा के खिलाफ पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी। अगले ही दिन उस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ठिकाना भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। भाई उस बाबा का अंजाम बताकर बस इतना बोले कि मम्मी, अगर इस दुनिया में कोई पत्ता भी हिलता है तो वो भी मेरे भगवान की मर्जी से। इसलिए भगवान पर यकीन करने से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन इसके लिए सब्र करना पड़ता है। काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता और सब्र से काम लिया होता तो आज आपने अपनी सदियों की जमा पूंजी लुटा कर ना बैठी होती। मम्मी रोते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। शायद भाई की बातें समझ में आने लगी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।